उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मान स्टूडेंट। हमारे एमटी कैट का 4th लेक्चर कंटिन्यू है जिसमें हम बायो एनर्जेटिक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो हमने लाजमन पढ़ने हैं। ठीक है, तो बायो एनर्जेटिक चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपके लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन जो है ना वो आ सकते हैं। सो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन एमसीक्यूज तो वैसे ही इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग जो है वो भी इस चैप्टर से काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं। सो टॉपिक कौन कौन सा है, क्योंकि आपके इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसे आप जस्ट एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करेंगे और उसमें से कुछ लॉजिकल क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते नहीं है। सो जिनसे हमारे मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम उन टॉपिक को ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज एटीपी एज द एनर्जी करेंसी। ये जो हमारे पास टॉपिक है इसमें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे एटीपी को। एटीपी क्या है, उसका रोल क्या है, प्रोसेस क्या है, वर्क किस तरह करता है, सो इसे हम इन डिटेल समझेंगे। दूसरा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन को जिसमें ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, क्रैब्स साइकिल है, ट्रांसपोर्ट जो हमारे पास चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसको हम डिस्कस करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। उसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस करता है दैट इज फोटोसिंथेसिस। इस टॉपिक में हम लाइट डिपेंडेंट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को समझेंगे। साथ ही जो चौथा टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन एंड केमियोस्मोसिस। सो केमियोस्मोसिस को भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे विद ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। सो ये वो 4 टॉपिक है जिनमें से आपके लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक है इस चैप्टर के, और पूरा बायो एनर्जेटिक चैप्टर इस टॉपिक पे बेस्ड करता है। सही, सो हम कोशिश करेंगे 1 बाय 1 हर टॉपिक को इंडिविजुअल समझें। सही, साथ जो आपके पास लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन है पूरे टॉपिक को समझने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगी ताकि आप उसको सॉल्व करके ये एनालाइज कर सकें कि आपकी कितनी हद तक प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, और आप ये भी आइडिया लगा सकें कि किस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रहा एमसीक्यूज। सो एमसीक्यूज जो आपने प्रिपेयर करना है, चूंकि एमडी कैट में एमसीक्यूज ज्यादा होंगे और एमसीक्यूज आपके सारे करेक्ट होंगे, पूरे नंबर मिलेंगे ही तो आप एमडी कैट को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, सो एमसीक्यूज की भरपूर तैयारी करना है। एमसीक्यूज ही जो है ना आपके पास एक की है आपको आपके जो है ना जो आपका गोल परसेंटेज है उस तक पहुंचाने के लिए। सो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन किस तरह करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने अपने जहन में रखना है दैट इज योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। ठीक है, आपकी जो एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 है इसकी आपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड करना है, रीडिंग करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी एमडी कैट की बुक है, ठीक है, एमडी कैट की बुक वो आपने जो है ना लाजमन प्रैक्टिस करनी है, रीड करनी है। अब मैं यहाँ पर आपको मजीद कोई पब्लिशर की बुक रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, अगर आप खुद करना चाहते हैं कर लें। ठीक है, एज योर चॉइस, मैं आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगी यहाँ। सही, मैंने आपको बुक प्रोवाइड की है एमई इंग्लिश सेंटर की तरफ से, जो बुक आपको दी गई है कोशिश करें उससे तैयारी करें। हर चैप्टर में 40, 37, 38 एमसीक्यूज रखे गए और वो लॉजिकल बेस हैं। ठीक है, सो उन एमसीक्यूज से तैयारी करें भरपूर, और इसके अलावा अपनी टेक्स्ट बुक जो चैप्टर है उनको 1 बाय 1 हर लाइन को देखें, क्योंकि जो आपके बायोलॉजी में एमसीक्यूज आते हैं वो आपकी बुक के लाइन से ही आते हैं। ठीक है, सो बुक की रीडिंग बहुत जरूरी है। सो एमसीक्यूज की तैयारी हम इस तरह कर लेंगे अपने टेक्स्ट बुक से और अपनी एमडी कैट की बुक से। सही, बाकी जो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको हर टॉपिक को डिस्कस करने के बाद लास्ट में टॉपिक से रेलेवेंट लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी। सही, अब हम 1 बाय 1 अपने चारों टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं अपने बायो एनर्जेटिक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज एटीपी। साथ ही हम ये समझेंगे कि एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। ठीक है, सो हम एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी ये सेल की करेंसी है। ठीक है,
सो ये क्यों कहा जाता है, किस तरीके से ये वर्क करती है, और सबसे पहले एटीपी है क्या, ठीक है। सो अगर हम समझे व्हाट इज एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज द मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है बेसिकली, दैट सेल यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर एनर्जी। ऐसा मॉलिक्यूल जिसे सेल इस्तेमाल कर रहा हो, स्टोर कर रहा हो, ताकि वो ट्रांसफर कर सके एनर्जी को, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक मॉलिक्यूल है जो कि स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है एनर्जी को, सही। सो एनर्जी मॉलिक्यूल है। इट इज ऑफ्टन रिफर्ड टू दी एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब हम इसे अक्सर रिफर करते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी सेल की एनर्जी करेंसी, बिकॉज क्योंकि इट इज प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस सेल्युलर प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत सारे वेरियस सेल्युलर प्रोसेस के लिए एनर्जी फराहम करता है। इस वजह कर इस एटीपी मॉलिक्यूल को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल का, सही है। सो सेल की जो करेंसी है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट जिस चीज को हमने रखा हुआ है, दैट इज एटीपी। सो एटीपी को हम करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसी एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि बहुत सारे सेल्युलर प्रोसेस को, वेरियस सेल्युलर प्रोसेस को करने में मदद दे रही है। यानी ये एनर्जी मॉलिक्यूल होगा तभी तो डिफरेंट प्रोसेस अमल में लाए जा सकेंगे, इसलिए हम इसे सेल्युलर जो है वो क्या कहते हैं, करेंसी कहते हैं, ठीक है। सेल की एनर्जी करेंसी कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम ये समझें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, करेंसी क्यों कह रही है, ये समझ आ गया, क्योंकि वेरियस सेल्युलर प्रोसेस जो चीज परफॉर्म कर रही है दैट इज एटीपी, सही। इसके अलावा हमारे पास इसका एटीपी का स्ट्रक्चर है, दैट इज एटीपी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। एटीपी की अगर हम स्ट्रक्चर को समझें कि किस तरीके का मॉलिक्यूल है, कैसा बना हुआ है, सो इसके जो है ना वो 3 पार्ट होते हैं। ये कंसिस्ट करता है 3 पार्ट को। सबसे पहला एडेनोसिन, ठीक है, दूसरा राइबोस, तीसरा 3 फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट एडेनिन जो है, ये एक नाइट्रोजन बेस है। एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, ये सारे क्या है, नाइट्रोजन बेस हैं। सो ये हमारे पास एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी, सबसे पहला इसमें जो स्ट्रक्चर है, जो पार्ट है, दैट इज एडेनिन, ठीक है, जो कि एक नाइट्रोजन बेस है। तो सबसे पहली चीज आपके पास एडेनिन आ गई। दूसरी राइबोस। राइबोस हमारे पास एक 5 कार्बन शुगर है, ठीक है। राइबोस एटम है, हमारे पास एक एंजाइम है जो कि 5 कार्बन शुगर से मिलके बना है, सही है। इसके अलावा 3 फॉस्फेट ग्रुप यानी लिंक्ड इन अ चेन, एक हमारे पास लॉन्ग चेन है जिसमें फॉस्फेट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फॉस्फेट का बॉन्ड है ये स्टोर कर रहा है एनर्जी को, सही है। सो पहला हिस्सा एडेनिन का, दूसरा राइबोस 5 कार्बन शुगर का, तीसरा जो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है ये एक लॉन्ग चेन में है और इनके जो फॉस्फेट बॉन्ड है उसने एनर्जी को स्टोर किया हुआ है, सही। द बॉन्ड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड फॉस्फेट, अब ये जो दूसरे और तीसरे फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड है वो हाई एनर्जी होता है, ठीक है। कैसा होता है, हाई एनर्जी होता है, और साथ ही वो बहुत इजीली ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है। अब ये टूटता क्यों है, टूटता इसलिए ताकि ये मजीद एनर्जी को रिलीज कर सके, सही। सो ये 3 हमारे पास स्ट्रक्चर था, पार्ट था, जो कंप्लीट है एटीपी के मॉलिक्यूल को बना रहा है, ठीक है। एटीपी है क्या, एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि स्टोर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी में। उस एनर्जी को इस्तेमाल कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। सेल अपने वेरियस सेल्युलर प्रोसेस के लिए उस एनर्जी को यूज कर रहा है, इसलिए इस एटीपी को हम सेल करेंसी भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एटीपी 3 पार्ट से मिलकर बना है। इसके स्ट्रक्चर में 3 चीजें हैं, एडेनिन जो एक नाइट्रोजन बेस है, राइबोस जो एक 5 कार्बन शुगर है, इसके अलावा 3 फॉस्फेट ग्रुप यानी एक चेन है जिसमें फॉस्फेट के बॉन्ड है जो कि एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। अब इन बॉन्ड के दरमियान, सेकेंड और थर्ड बॉन्ड के दरमियान जो
फॉस्फेट का ग्रुप है वो बहुत ज्यादा हाई है, बट वो आसानी से टूट सकता है, क्योंकि जब वो बॉन्ड टूटेगा तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा। सही ना, अब बढ़ते हैं एटीपी के वर्ड्स की तरफ कि एटीपी वर्क किस तरह करता है, हाउ एटीपी वर्क्स। सो एटीपी वर्क कैसे करेगा, व्हेन द सेल नीड एनर्जी, जब सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इट ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड फॉस्फेट ग्रुप। तो ये क्या करेगा, जो तीसरा और हमारे पास दूसरा बॉन्ड था, यानी कि ये वाला हाई एनर्जी बॉन्ड, इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। तो इस नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी इस्तेमाल होगी जिसकी यहाँ जरूरत थी। अच्छा, अब हमारे पास एटीपी का स्ट्रक्चर था वो टूट गया है और बन गया है एडीपी। एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3। तो एटीपी था यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब वो टूटेगा तो वो बन जाएगा एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो गया, हट गया। ठीक है, सो एक हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई से हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉस्फेट को। सो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो गया। नाउ द रिएक्शन रिलीज अबाउट 30.5 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ है, एक रिएक्शन ही हुआ है ना, कि हमारे पास था एटीपी, हमें चाहिए थी एनर्जी। ठीक है, अच्छा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी एटीपी से दोबारा एटीपी भी बन सकता है। सही है, सो इस रिएक्शन में क्या हुआ, हमारे पास एटीपी था, अब ये एटीपी रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ और एडीपी बन गया, साथ में हमें मिला एक फॉस्फेट का ग्रुप। ठीक है, सो ये जो कंप्लीट रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन में हमें कितनी एनर्जी मिलेगी इस एटीपी के टूटने से। सो इस एटीपी के टूटने से जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी अबाउट 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट हो गई एनर्जी की। सो हमें यहाँ पर जो एनर्जी मिलेगी वो अराउंड 30.5 मिलेगी, जो कि हमारे पास जो सेल है वो अपनी जरूरत के लिए, अपने प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो एक एटीपी से मिल रही है, इस तरह मजीद एटीपी है जो टूटेगी और एनर्जी फराहम करेगी। सही, अच्छा इसके बाद लिखा है स्टूडेंट व्हिच द सेल यूज फॉर देयर एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब ये एनर्जी सेल अपनी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करेगा। किस तरीके की एक्टिविटी, लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो इसी एटीपी मॉलिक्यूल से ली गई एनर्जी होगी। सही, इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो यहाँ पर भी हमारे पास जो एनर्जी लगेगी वो एटीपी मॉलिक्यूल से मिलेगी, वो लगेगी। इसके साथ ही केमिकल सिंथेसिस, केमिकल को बनाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो भी यही एनर्जी लगेगी। सो इस तरीके से एटीपी वर्क करेगा। जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत होगी, सो हमारे पास जो फॉस्फेट का ग्रुप था, फॉस्फेट की जो चेन बनी हुई थी सेकेंड और थर्ड, इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा। नाउ जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, सो यहाँ से हाई एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, सो जब एनर्जी रिलीज होगी तो एटीपी का स्ट्रक्चर, चूंकि बॉन्ड टूटा है तो एटीपी का स्ट्रक्चर भी तो डिस्टर्ब होगा। सो एटीपी कन्वर्ट इनटू एडीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से हमारे पास एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा, यानी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। ठीक है, इस पूरे रिएक्शन में जो हमें एनर्जी मिलेगी वो अबाउट 30.5 किलो जूल पर मोल मिलेगी। इस एनर्जी के जरिए सेल अपनी डिफरेंट वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा, जैसे कि सेल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया हमारे पास, जैसे इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, केमिकल सिंथेसिस हो गया। इन प्रोसीजर में, इन सेल्यूलर प्रोसेस में एनर्जी जो फराहम हो रही है वो कौन फराहम कर रहा है, एटीपी फराहम कर रहा है बाय द रिएक्शन, और उस रिएक्शन में एटीपी को तोड़ा जा रहा है एडीपी में। क्लियर, सो इस तरीके से एटीपी वर्क करेगा। तो अब तक हमने समझा एटीपी क्या है, एटीपी को करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, एटीपी का स्ट्रक्चर क्या है, एटीपी किस तरह वर्क करती है। अब हम समझते हैं एटीपी साइकिल को। सो एटीपी साइकिल क्या है स्टूडेंट, एटीपी चूंकि वर्क कर रहा है यूज एंड रीजनरेट, सो कॉन्स्टेंटली हमारे पास एटीपी इस्तेमाल होगा और रीजनरेट होगा। यानी एटीपी, चूंकि मैंने आपको बताया
रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी एटीपी से अगर हम एडीपी बनाएंगे, उस एडीपी में जैसे ही आप एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगाओगे वो दोबारा एटीपी बन जाएगा। सो एटीपी का बनना, इस्तेमाल होना, दोबारा रीजनरेट होना, दोबारा इस्तेमाल होना, दोबारा बनना, दोबारा रीजनरेट होना, ये पूरा एक साइकिल प्रोसेस है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस, यानी जहां से शुरू हुआ था वहीं पर एंड अप हो रहा है। ठीक है, सो इस साइक्लिक प्रोसेस में मुस्तकिल एटीपी को इस्तेमाल करना, रीजनरेट करना ना। आफ्टर एटीपी ब्रोकन, अब जैसे ही एटीपी टूटेगा डाउन इनटू एडीपी, एडीपी में, सो इट कैन बी रिचार्ज, सो इसे रिचार्ज किया जा सकता है। किस तरह? बैक इनटू एटीपी बाय एडिंग फॉस्फेट ग्रुप ऑफ प्रोसेस दैट रिक्वायर एनर्जी। बिल्कुल वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, रिवर्सिबल रिएक्शन, कि आप दोबारा एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक लगाओगे और एडीपी से एटीपी बनाया जाएगा, यानी जो एटीपी स्टार्ट में टूटा था वो दोबारा रिचार्ज हो चुका है। सही ना? इस पूरे अमल में, यानी एटीपी को तोड़ना, दोबारा एडीपी को, एडीपी बनने के बाद फॉस्फेट का मिलाना और एटीपी बनाना, इस पूरे अमल में, इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर हो रही है, सही है, यहाँ पे गौर कीजिएगा थोड़ा, कि अभी हमने डिस्कस किया कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, एटीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप मिलाया, दोबारा एटीपी रीजनरेट हो गया, ठीक है, रिचार्ज हो गया। सो ये जो पूरा अमल है, प्रोसीजर, यहाँ पर रिक्वायर हो रही है एनर्जी। ठीक है, इस एनर्जी को जो हमारे पास दोबारा एटीपी को रिचार्ज करेगी, एडीपी को रिचार्ज करेगी, फॉस्फेट को मिलाएगी और दोबारा एटीपी बनाएगी, इस एनर्जी को हासिल किया जाता है, टाइपिकली कम्स फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल। ठीक है, फूड मॉलिक्यूल से इस एनर्जी को हासिल किया जाता है। अब ये फूड मॉलिक्यूल कहां से आता है? ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सो हमारे पास एटीपी टूटा, उसने हमें अबाउट 30.5 एनर्जी फराहम की, जिससे सेल की कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हुई। ठीक है, नाउ एटीपी को रिचार्ज किया गया, यानी रीजनरेट किया गया, उसमें दोबारा एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाया तो वो एटीपी बन गया। नाउ जो यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन, सो इसके लिए भी तो कुछ एनर्जी रिक्वायर होगी, उस एनर्जी को पूरा किया जाएगा फूड मॉलिक्यूल के जरिए। अब वो फूड मॉलिक्यूल किस तरह हासिल किया जाएगा? ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो उसको हम समझेंगे इन डिटेल सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टॉपिक में। सो आई होप आपको एटीपी समझ आ गया हो। एटीपी क्या है, एटीपी को हम एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं, एटीपी किस तरह वर्क करता है, एटीपी का स्ट्रक्चर क्या है, एटीपी के साइकिल क्या है। अब हम समझते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन को। नाउ स्टूडेंट, अब हम समझते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन को। सो अगर हम बात करें सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, वेरी फर्स्ट, व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन? सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच सेल कन्वर्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इनटू एटीपी। सो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो एटीपी रिचार्ज होगी, सो उसके लिए भी तो कुछ एनर्जी रिक्वायर होगी। सो वो एनर्जी हासिल की जाती है फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल, जो कि मिलती है ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इस्तेमाल किया जाता है ताकि एटीपी को हासिल किया जा सके। ठीक है, आगे लिखा है स्टूडेंट हमारे पास कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस प्रोसेस अकर इन सेल्युलर स्टेजेस। अब हमारे पास ये जो सेल्युलर रेस्पिरेशन है, ये डिफरेंट सेवरल स्टेजेस से गुजर के फिर कंप्लीट होता है, यानी एटीपी को हासिल किया जाएगा डिफरेंट सेल्युलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, और उस सेवरल स्टेजेस के बाद हम कलेक्ट करेंगे एटीपी को। ठीक है, सो वन बाय वन उन स्टेजेस को समझते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस वो स्टेज जिसमें हम एटीपी को बनाएंगे। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर लोकेट करता है, लोकेशन क्या है? सो ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, यानी सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहां पर ग्लाइकोलाइसिस लोकेट करेगा, लोकेशन है इसकी साइटोप्लाज्म। और अगर हम बात करें प्रोसेस की कि ये पूरा अमल किस तरह होगा, सो ग्लूकोज
यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज हमारे पास एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल, ये टूटेगा 2 मॉलिक्यूल में। सो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। सो कार्बन में यहाँ पर 6 क्या है हमारे पास, कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। ग्लूकोज के फॉर्मूले में 6 कार्बन है। सो ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ये इस्तेमाल किया जाएगा, इसे तोड़ा जाएगा इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायोरेट में। अब हमारे पास जो पायोरेट है, ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल पायोरेट का हमें हासिल होगा ग्लूकोज को तोड़ने से। तो ग्लूकोज को तोड़ के हम 2 पायोरेट के मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करेंगे। पायोरेट क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। पायोरेट में 3 कार्बन है। सो इस 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को हम हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये 3, 3, 6 है। सो ग्लूकोज को तोड़ के हम 3 मॉलिक्यूल का क्या बनाएंगे, पायोरेट बनाएंगे, और उस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायोरेट को यूज करेंगे। प्रोड्यूस अ नेट गेन ऑफ एटीपी, ऐसे नतीजे में हमें क्या हासिल होगा, ऐसे नतीजे में हमें मिलेगा 2 एटीपी मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, ग्लूकोज को लिया जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज को तोड़ा गया इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जो कि हमारे पास बनते हैं 2 पायोरेट। सो 2 पायोरेट को लेने के बाद जब इस तरीके से इस प्रोसेस को किया, सो हमें हासिल होगा मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, ठीक है। सो यहाँ पर हमें हासिल हुआ नेट गेन 2 एटीपी मॉलिक्यूल, और साथ ही हमें मिला 2 NADH मॉलिक्यूल, ठीक है। निकोटीएमाइड एडोनिन डाइफॉस्फेट जो हमारे पास है, उसका हमें 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल एटीपी का मिला इस तरीके से इसको तोड़ने में। सो ये हमारे पास कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस इस स्टेज को करने से फायदा क्या होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ग्लाइकोलाइसिस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, ग्लाइकोलाइसिस में आपको कहीं ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इट कैन बी अकर इन बोथ एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी विदाउट ऑक्सीजन एंड विद ऑक्सीजन कंडीशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, दोनों रेस्पिरेशन कंडीशन में हमारे पास ये प्रोसेस किया जा सकता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का। सो ग्लाइकोलाइसिस एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन है जिसकी मदद से एटीपी मॉलिक्यूल को हासिल किया जाएगा। सो ग्लाइकोलाइसिस में आपको कितने एटीपी मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, जस्ट 2 एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है, और साथ ही आपको NADH भी मिल रहा है, सही है। नाउ दूसरे स्टेज की बात करते हैं, दैट इज क्रेब्स साइकिल। सो हमारे पास सेल्यूलर रेस्पिरेशन का यानी एटीपी को हासिल करने का जो दूसरा स्टेज है, दैट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, सही। सो क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल ये लोकेट करता है, इनकी लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, सही। सो हमारे पास जो ऑर्गन है, आई मीन ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया। सो इस ऑर्गेनली के जो मैट्रिक्स है वहां पर जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल है वो लोकेट करेगा, ठीक है। उनकी लोकेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। प्रोसेस क्या है स्टूडेंट, पायोरेट यहाँ पर कन्वर्ट होगा। अब ये जो पायोरेट था कन्वर्ट हो रहा है इस प्रोसेस में इनटू एसिटाइल CoA में, ठीक है, यानी CoA में। एसिटाइल CoA यानी हमारे पास कोएंजाइम A में विद इंटर्स द क्रेब्स साइकिल, जो कि कहाँ इंटर होगा, क्रेब्स साइकिल में। सो पायोरेट यहाँ पे कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम A में और फिर इंटर होगा क्रेब्स साइकिल में। द साइकिल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, इस नतीजे में जो हमारे पास साइकिल है ये रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, और जनरेट करेगा NADH, FADH2 एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP। सो हमारे पास जो मेन मकसद था सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, दैट इज गेन टू बी ATP। सो ATP हासिल कब होगा, क्रेब्स साइकिल में, जब हमारे पास पायोरेट कन्वर्टेड होगा एसिटाइल कोएंजाइम A में, फिर स्टूडेंट ये इंटर हो जाएंगे क्रेब्स साइकिल में। ऐसे नतीजे में क्रेब्स साइकिल रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को और फिर जनरेट होंगे हमारे पास FADH, NADH और साथ ही ATP। तो हम यहाँ से ATP को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सेल्यूलर रेस्पिरेशन की स्टेज है। नाउ क्रेब्स साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्या फायदा हो रहा है इससे। द क्रेब्स साइकिल fully oxidize the carbon atom,
फुली ऑक्सीडाइज है किससे? कार्बन एटम से। इसी वजह से तो कार्बन रिलीज हो रहा है। इन ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन। अब ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है जो कि हायर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो कि कैरीज करेगा किसे? FeDH को और NaDH को, NaDH और FeDH2 को, दैट इज आर यूज इन द नेक्स्ट स्टेज। अब ये जो हमारे पास NaDH और FeDH2 हासिल हुए हैं, ये हमारे पास फर्दर आने वाला जो स्टेज है उसमें इस्तेमाल हो जाएंगे। सही। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ये है। ग्लाइकोलाइसिस की इंपॉर्टेंट क्या थी? यहाँ पर ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं था, व्हिच मींस कि ये दोनों कंडीशन में एप्लीकेबल हो सकता है, एरोबिक में भी एनाएरोबिक में भी, राइट। क्रेब्स साइकिल का फायदा ये कि NaDH मॉलिक्यूल FeDH2 बाकी फर्दर सेवरल स्टेज में इस्तेमाल किया जाएगा। सही। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम ETC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ETC व्हिच स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट। अब इसमें क्या होगा? बेसिकली सबसे पहले ये लोकेट कहाँ करता है? इसकी लोकेशन है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन जो हमारे पास है किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की, जो कि एक ऑर्गेनेली है। तो सेल ऑर्गेनेली में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, दो जगह है माइटोकॉन्ड्रिया की जहां पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन के स्टेजेस परफॉर्म होंगे। एक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो कि परफॉर्म होगा क्रेब्स साइकिल, और अगर हम उसके मेम्ब्रेन को डिस्कस करें तो मेम्ब्रेन में परफॉर्म होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सही है। इस वजह से वहां पे ATP की सिंथेसिस भी ज्यादा हो रही है, हम उसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सही। तो हमारे पास यहाँ परफॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नाउ प्रोसेस क्या है स्टूडेंट? NaDH एंड FeDH2 जो कि यहाँ पे हमारे पास मिला था क्रेब्स साइकिल में, ये डोनेट करेगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। सो इस प्रोसीजर में आपको NaDH हो गया, FeDH2 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। सही। अब ये इलेक्ट्रॉन पास होगा थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोटॉन से, प्रोटीन से। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से समझते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से गुजरेगा? एक पूरी चेन बना के जाएगा और ये पास होगा एक सीरीज ऑफ प्रोटीन से। ठीक है, दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट्स एनर्जी। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो होता जाएगा वो जनरेट करेगा एनर्जी को। ठीक है, टू पंप प्रोटॉन्स, ताकि वो प्रोटॉन्स को पंप कर सके अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सही है, क्रिएटिंग अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब यहाँ पर क्या होगा? जैसे जैसे स्टूडेंट मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन की फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन सीरीज ऑफ प्रोटीन से फ्लो करेगा, सो ये साथ ही साथ क्या होगा? पंप करेगा प्रोटॉन्स को और एनर्जी को भी जनरेट करेगा। सही, इलेक्ट्रॉन। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको जनरेट करके दिखाएंगे एनर्जी को, और साथ ही कुछ प्रोटॉन को भी क्या करेंगे? पंप करेंगे। सो ऐसे नतीजे में प्रोटॉन जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, प्रोटॉन जैसे जैसे जनरेट होता जाएगा स्टूडेंट, नाउ यहाँ पर ATP की प्रोडक्शन कहाँ हुई? जो हमारा मेन पर्पस था ATP। सो यहाँ पर जैसी फोटॉन आपके पास ग्रेडियंट पावर ATP को सिंथेसाइज करेंगे, यानी जैसे जैसे वो जनरेट होते जाएंगे ATP को बनाते जाएंगे, एंड एंजाइम दैट सिंथेसाइज ATP ऑक्सीजन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नाउ ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा? हमारे पास एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, क्योंकि सवाल ये बनता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है ये कहाँ जाएगा फिर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया, फ्लो करने के बाइस फोटोन जो है वो क्या हुए? जनरेट हुए, क्रिएट हुए, जिसकी वजह से उन्होंने ATP को बनाना शुरू किया। सो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? सो इलेक्ट्रॉन को जो फाइनल एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्टर बनेगा दैट इज ऑक्सीजन। सही। सो ऑक्सीजन इसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर होगा। कंबाइनिंग विद इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स टू फॉर्म वाटर। सो जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन होंगे ये वाटर को भी फॉर्म करेंगे। सही है, इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। द ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोड्यूस द मेजॉरिटी ऑफ ATP। ATP को ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कितना बनाएंगे? अबाउट 34 ATP मॉलिक्यूल्स, 34 ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 34 बनाया जाएगा। सो ये पूरी स्टेज थी हमारे पास ATP सिंथेसिस की, जिसे हम
ऑक्सीजन और साथ ही ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि उनसे एटीपी को बनाया जाए, एटीपी को हासिल किया जाए, गेन किया जाए। एटीपी सिंथेसिस करने के लिए यानी सेल्युलर रेस्पिरेशन के सेवरल स्टेजेस हैं, जिसमें हमने ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ा। ग्लाइकोलाइसिस की इंपॉर्टेंट ये कि इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, विच मीन्स कि ये एरोबिक एनारोबिक दोनों में इस्तेमाल हो सकेगा, दोनों कंडीशन में ये जो है ना वो परफॉर्म कर सकेगा। क्रैब साइकिल हमारे पास मजीद स्टेज था सेल्युलर रेस्पिरेशन का, जिसका फायदा ये था कि इसमें NADH और FADH2 बन रहा है, जो कि फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि हमारे पास सेवरल रेस्पिरेशन सेल्युलर रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें इस्तेमाल होगा। NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ जाएगा, प्रोटॉन को बनाएगा, प्रोटॉन्स जनरेट करेंगे एटीपी को, देन इस ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो एटीपी है उनके डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट सेवरल स्टेजेस में बनाए जाएंगे, देन फर्दर उसको इस्तेमाल किया जाएगा टू परफॉर्म डिफरेंट सेल्युलर एक्टिविटीज, ठीक है स्टूडेंट ना। उसके बाद हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोएनर्जेटिक चैप्टर का, दैट इज फोटोसिंथेसिस, उसको समझते हैं।